वृंदा की वजह से भी प्रॉब्लम हुई। अगले दिन जब वृंदा बंगले में आई और उसने एक अजनबी औरत को वहां देखा तो वो चौंक उठी। दरअसल उस दिन मौसम सुबह से खराब था। ऐसा लग रहा था जैसे कभी भी मूसलाधार बारिश होने लगेगी। आसमान पर भी काली घटा घिरी हुई थी। जब वृंदा वहां आई, इत्तेफाक से उस समय मैं और छाया बेडरूम में लेटे हुए थे। वृंदा एकदम से बेडरूम के अंदर घुसी चली आई। उसकी गलती भी कुछ नहीं थी। वो तो यही समझ रही थी कि बंगले में सिर्फ मैं और अंश ही हैं। लेकिन वृंदा की निगाह जैसे ही हम दोनों पर पड़ी तो पहली नजर में ही वो सारा मामला भांप गई। उसने समझा कि छाया की मौत के बाद मेरा किसी दूसरी औरत के साथ अफेयर शुरू हो गया है। ओह सॉरी, वृंदा हड़बड़ाई और उसने जल्दी से बेडरूम छोड़कर जाना चाहा। सुनो वृंदा। मैंने फौरन पीछे से वृंदा को आवाज दी। वृंदा के कदम ठिठक गए। मेरे लिए ब्लैक कॉफी बना देना। जी साहब, और मेरे लिए एक नॉर्मल कॉफी। वो छाया की आवाज थी। उस आवाज ने वृंदा को यूं चौंकाया जैसे उसे इलेक्ट्रिक शॉक लगा हो। उसने अब बेहद हड़बड़ाकर छाया की तरफ देखा, लेकिन वहां चेहरा किसी और का था। जी मेम साहब। वो जल्दी वहां से चली गई। लेकिन सच तो ये था कि उस आवाज ने वृंदा को अंदर तक से झकझोर कर रख दिया था। वो मेरी और छाया के लिए जल्द ही कॉफी बनाकर ले आई। मगर मैंने वृंदा की आंखों में देखा तो मुझे महसूस हुआ कि उसके मन में मेरे लिए इज्जत कम हुई है। आखिर कुछ भी कहो, वृंदा भी एक औरत थी, अच्छी और सुसंस्कृत औरत। भला किसको ये अच्छा लगता कि मेरी पत्नी को मरे अभी कुछ ही दिन हुए थे और मेरा अफेयर भी शुरू हो गया था। मैं एक औरत को अपने बेडरूम के अंदर तक ले आया था। उसके बाद तो कहने के लिए कुछ बचता ही नहीं था। अब अंदर की कहानी कहां किसको मालूम थी? न मालूम थी, न बताई जा सकती थी। उसके बाद तो वृंदा और छाया के बीच कई घटनाएं घटी जिसने वृंदा को चौंकाया। जैसे उसने एक दिन छाया को अंश के रूम में देखा, जब वो अंश को अपनी छाती से चिपकाए उसे दूध पिलाने की कोशिश कर रही थी। अंश भी बेहद खुशी खुशी उसकी छाती से चिपका हुआ था और वो बीच बीच में किलकारी मार देता था। वृंदा उस दिन भी जल्दी रूम से बाहर निकल गई। हालांकि छाया ने देख लिया था कि वृंदा उसे देख चुकी है। फिर तो ऐसे भी कई वाकये हुए जब जाने अनजाने छाया के मुंह से वृंदा के बारे में ऐसी कोई बात निकल गई जिसे वो पहले से जानती थी। उन वाकयों ने भी वृंदा को बुरी तरह चौंकाया। जैसे एक दिन छाया बेडरूम में थी। शरीर जरूर क्यारा का था, लेकिन छाया ने अपने ही अंदाज में साड़ी पहनी हुई थी, जूड़ा गूंथा हुआ था। सच तो यह है कि वो पीछे से बिल्कुल छाया नजर आ रही थी, हूबहू छाया। तभी बेडरूम में वृंदा एंटर हुई। छाया की बैक तब वृंदा की तरफ थी। वृंदा ने जैसे ही उसे देखा वो चौंक गई। उसे लगा बेडरूम में छाया ही खड़ी है। अरे मेम साहब, आप? वो बेहद हैरानी के साथ बोली। आप? सच तो ये है कि वो डर गई थी। छाया को जिंदा देखकर कोई भी डरता। तभी छाया पलटी। चेहरा क्यारा का था। ओह! वृंदा ने राहत की सांस ली। सॉरी मैम साहब, मैं समझी मेरी छाया मैम साहब है। क्यों? छाया के होंठों पर गहरी मुस्कुराहट दौड़ी। क्या मैं तुम्हारी छाया मेम साहब नहीं हो सकती? नहीं मेम साहब। बोलते बोलते एकाएक वृंदा की जबान लड़खड़ा गई। फिर उसने जल्दी से बात संभाली। आप भी अच्छी हैं मेम साहब, लेकिन मेरी छाया मेम साहब की बात ही कुछ अलग थी। वो अच्छी नहीं, बहुत अच्छी थी। वो शब्द कहते कहते वृंदा की आंखों में आंसुओं की बूंदें छलछल आई। सच तो यह है, छाया की आंखों में भी आंसुओं की बूंदें छलछल आई थी। भला किसी का अपने प्रति इतना ज्यादा प्यार देखकर कौन भावुक ना हो जाता? क्या मैं कभी तुम्हारी छाया मेम साहब की जगह नहीं ले सकती? छाया ने जल्दी से अपने आंसू छिपाकर पूछा। सॉरी मेम साहब। वृंदा की आवाज दबी दबी थी। पर नहीं ले सकती। हाँ, एक बात जरूर कहूंगी। क्या? आपकी आवाज मेरी छाया मेम साहब से बहुत मिलती है। छाया उसकी वो बात सुनकर सहम गई। उसे अब अपनी आवाज ही डराने लगी। इतना ही नहीं मेम साहब, वृंदा धारा प्रवाह बोली, आपकी बहुत सारी आदतें भी मेरी छाया मेम साहब से मिलती है। आपकी पसंद नापसंद, आपके कपड़े पहनने का स्टाइल, आपका खाना पीना, सब मेरी छाया मेम साहब से मिलता है। छाया अब सहमे सहमे अंदाज में
वृंदा को देखने लगे। आप चलती भी है ना मेम साहब? वृंदा बोली। तो ऐसा लगता है जैसे मेरी छाया मेम साहब चल रही है। ठीक है ठीक है, छाया थोड़े तल्ख लहजे में बोली। मेरी इतनी सारी आदतें तुम्हारी छाया मेम साहब से मिलती है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी छाया मेम साहब नहीं हो सकती। सॉरी मेम साहब, अगर आपको मेरी बात बुरी लगी हो तो। कोई बात नहीं, किचन का बहुत काम पड़ा है, तुम जल्दी वो जाकर कंप्लीट करो, फिर डिनर की भी तैयारी करनी है। जी मेम साहब। वृंदा चुपचाप नजरें झुकाकर वहां से चली गई। छाया की आंखों में फिर आंसुओं की बूंदें छलछला आई थी। वह वृंदा को जाते देखती रही। उसकी आंखें तब तक वृंदा की पीठ में ही गड़ी रही जब तक वो उसकी आंखों से ओझल न हो गई। प्रेम, एक दिन छाया सहमते हुए मुझसे बोली, मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या? मुझे वृंदा से डर लगने लगा है। डर? मैं चौंका। कैसा डर? वृंदा से डरने की क्या जरूरत है? दरअसल उसका घर में काफी आना जाना है, इसलिए मेरे ऐसे काफी राज है जो वो जान गई है। राज? हाँ। कैसे राज? जैसे उसने मुझे अंश को दूध पिलाते हुए देखा। मैं चौंका। मुझे वो बात पहली बार पता चल रही थी। लेकिन मैं बोला, अगर उसने तुम्हें अंश को दूध पिलाते हुए भी देखा तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम बहुत बड़ी है प्रेम। मुझे इस बात का डर है कि कहीं वो इस राज को ना जान जाए कि मैं छाया ही हूं। मैं मरने के बाद भी दोबारा इस घर में आ गई हूं। मुझे एक और झटका लगा। उस बारे में तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। वो ये बात कैसे जान जाएगी? मेरे ऊपर शक करने के लिए उसके पास सबसे बड़ी वजह तो मेरी आवाज ही है। मत भूलो, मेरी आवाज छाया की ही है। वो कह भी रही थी कि मेरी आवाज छाया मेम साहब से बहुत मिलती है। ओह! मैं सन्न रह गया। इसके अलावा वृंदा के सामने जाने अनजाने मेरे मुंह से कई बार ऐसी बातें निकल जाती है जो सिर्फ छाया को ही मालूम हो सकती थी। उन बातों को सुनकर मैंने वृंदा को हमेशा चौंकते हुए देखा है। इससे साफ जाहिर है कि वो बातें भी कहीं ना कहीं उसके दिमाग में नोटिस हो रही है। उसकी बातें सुनकर मैं भी अब टेंशन में आ गया था। मुझे भी लगने लगा था कि छाया सही कह रही है। वृंदा सचमुच आने वाले समय में हमारे लिए एक बड़ी मुसीबत बन सकती थी। अच्छा, मेरे एक सवाल का जवाब दो। वृंदा को लेकर अब एकाएक मैं भी बहुत गंभीर हो गया था। पूछो। मान लो मैंने संभावना व्यक्त की। अगर वृंदा को ये राज पता चल गया तो क्या होगा? तो हमारे लिए बहुत बड़ी मुश्किल पैदा हो जाएगी प्रेम। कैसे? मेरे चेहरे पर अब बेचैनी थी। मैं खुद जानना चाहता था कि क्या मुश्किलें हमारे सामने पैदा हो सकती थी। अगर लोगों को ये राज पता चल गया कि तुम एक आत्मा के साथ इस बंगले में रह रहे हो तो तुम्हारा यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा। तुम्हारे लिए मैं छाया हूँ प्रेम, तुम्हारा प्यार हूँ, लेकिन लोगों के निगाह में मैं एक भूत हूँ। ऐसी हालत में शायद तुम्हारा पब्लिशर ही तुम्हें इस बंगले से निकाल देगा। ये बात अगर मीडिया तक पहुंच गई तो इसका तुम्हारे करियर पर भी बुरा असर पड़ सकता है। लोग तुम्हें पागल समझने लगेंगे, तुम्हारी किताबें बिकनी बंद हो जाएंगी। इतना ही नहीं, फिर तुम मेरे साथ इतना खुलेआम बाहर सड़क पर भी नहीं घूम पाओगे। अभी जो बात छोटी सी नजर आ रही है ना प्रेम, वही बात आने वाले समय में तुम्हारी पूरी लाइफ बर्बाद कर सकती है। मैं भौचक्का सा छाया की बात सुनता रह गया। माय गॉड! मैं बड़े अचरज के साथ बोला, मैं सोच भी नहीं सकता था कि इस बात का इतना दूरगामी रिजल्ट भी निकल सकता है। अभी रिजल्ट निकला नहीं है, मैं बोला। ये सिर्फ संभावना है, सिर्फ संभावना। मगर ऐसी संभावना है, मैं बोला, जो पॉसिबल है। करेक्ट। मैं बेहद टेंशन में वहीं एक चेयर पर बैठ गया। मैं सोचने लगा, इन तमाम हालात से बचने का एक ही तरीका है छाया। क्या? हमें वृंदा को निकालना होगा। मेरे चेहरे पर फैसले जैसे भाव थे। नौकरी से? छाया भी चौंकी। हाँ, इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। लेकिन तुम वृंदा को क्या बोलकर नौकरी से निकालोगे प्रेम? वो अपना हर काम पूरी जिम्मेदारी के साथ पूरा करती है। उसने आज तक हमें कभी कोई शिकायत का मौका नहीं दिया। तुम्हारी सब बातें अपनी जगह बिल्कुल ठीक है छाया, लेकिन अब उसे नौकरी पर रखना ही सबसे बड़ा खतरा है। छाया भी गहरी सोच में डूब गई। मुझे लगता है, छाया काफी सोच विचार करने के बाद बोली, इतना बड़ा फैसला लेने से पहले
हमें कुछ दिन इंतजार करना चाहिए। अगर हमें वृंदा की तरफ से प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ती दिखाई देती है तब हम ये फैसला लेंगे। मैं नहीं चाहती हम सिर्फ शक के आधार पर किसी के ऊपर इतना बड़ा जुल्म करें। कुछ दिन इंतजार करने में कुछ बुराई न थी और मुझे आज लगता है छाया का वो फैसला बहुत अच्छा था। अगर हम उस दिन विचारों के प्रभाव में बहकर वृंदा के खिलाफ कोई फैसला ले लेते और उसे नौकरी से निकाल देते तो शायद हम जिंदगी भर अपने आप को कभी माफ ना कर पाते, क्योंकि वृंदा वो नहीं थी जिसकी वजह से मुश्किलें खड़ी होती। वृंदा तो वो थी जो हमारी जिंदगी में मुश्किलें दूर करने के लिए आई थी। फिर कुछ दिन बाद एक और घटना घटी, ऐसी घटना जिसने वृंदा की तरफ देखने का हमारा नजरिया पूरी तरह बदल कर रख दिया। उस दिन सुबह से ही बारिश हो रही थी, तेज मूसलाधार बारिश। मैं स्टडी रूम में बैठा लिखने में बिजी था। आजकल मेरा हर काम में खूब दिल लगने लगा था। साहब, एक दिन वृंदा बहुत चुपचाप मेरे पास आई और फुसफुसाते हुए बोली, मैं आपसे क्यारा मेम साहब के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ साहब। क्यारा मेम साहब? मेरे हाथ पैर ठंडे हो गए। मेरा दिल अजीब सी आशंका से धड़कने लगा। मुझे लगा आज वो जरूर हमारे शक को सच्चाई में बदलने वाली है। क्यारा मेम साहब के बारे में क्या कहना चाहती हो तुम? मैंने पूछा। साहब, वृंदा पहले की तरह फुसफुसाते हुए बोली, जब से क्यारा मेम साहब इस घर में आई है ना, तब से सब कुछ अलग अलग हो रहा है। बाबा से भी वो बहुत प्यार करती है। पूरे घर को उन्होंने बिल्कुल इस तरह से हैंडल कर रखा है जैसे अपनी छाया मेम साहब करती थी। मैं कुछ समझा नहीं। मेरे चेहरे पर शक के भाव और बढ़े। जो कहना है एकदम साफ साफ कहो। साहब, हालांकि छोटे मुंह बड़ी बात है, वृंदा बोली, लेकिन आप क्यारा मेम साहब से शादी क्यों नहीं कर लेते? शादी? मैं भौचक्का रह गया। धमाका हो गया, जबरदस्त धमाका। बाहर बहुत तेज जो मूसलाधार बारिश हो रही थी वो एकदम से रुक गई। मैं सोच भी नहीं सकता था कि वृंदा ऐसी कोई बात कहेगी। हाँ साहब, वृंदा के चेहरे पर अब थोड़े शर्माने जैसे भाव उभरे। आप क्यारा मेम साहब से शादी कर लेंगे तो बाबा को भी माँ मिल जाएगी। बाबा तो अब उन्हें ही अपनी माँ समझने लगे हैं। मैं स्तब्ध रह गया। मैं सोच भी नहीं सकता था कि वृंदा उस प्रॉब्लम का ऐसा सलूशन देगी। ये तो खुद मेरी और छाया की प्रॉब्लम का भी हल था। मौसम एकाएक बहुत साफ हो गया, बहुत खुला खुला। सही कहती है वृंदा। मैं उसी शाम छाया से बड़े उत्साह के साथ बोला, हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। शादी? छाया बोली, लेकिन शादी तो हमारी कोलकाता में हो चुकी थी। मत भूलो, वो शादी छाया के साथ हुई थी। छाया का शरीर था। हम सिर्फ कहते हैं शादी दो आत्माओं का मिलन है, लेकिन दुनिया में हमारी आइडेंटिफिकेशन हमारा शरीर और हमारा चेहरा ही है। और इस समय तुम्हारा शरीर, तुम्हारा चेहरा क्यारा का है। अगर हमें इस रिश्ते को मान्यता देनी है तो हमें शादी करनी ही होगी। तभी हम इस सोसाइटी में खुलकर एक दूसरे के साथ रह पाएंगे। शायद तुम ठीक कह रहे हो प्रेम। शायद नहीं, मैं 100% ठीक कह रहा हूँ। इसके अलावा हमारी प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं। यानी हम दोबारा शादी करेंगे? यस, 100%। वाओ, सेकंड मैरिज, वो भी सेम हस्बैंड सेम वाइफ। सचमुच उस प्रॉब्लम का वो शानदार हल था। छाया दूसरी शादी के लिए तुरंत तैयार हो गई। सच तो ये है, उस बात ने हम दोनों को ही अद्भुत रोमांच से भर दिया था कि हम अब दोबारा शादी करेंगे। छाया तो पहले से भी ज्यादा रोमांटिक हो उठी थी। उसने मुझे अपनी बाहों में समेटकर कई बार मेरे चेहरे पर चुंबन अंकित कर डाले। आई लव यू प्रेम, वो बेहद उत्साह से बोली। आई लव यू। लेकिन हम शादी कब करेंगे? 14 फेब, छाया ने जल्दी से कहा। अगले महीने ही 14 फेब है, वही तारीख जब हमारी पहली शादी हुई थी, वैलेंटाइंस डे। हम अपनी दूसरी शादी भी 14 फेब को ही करेंगे, प्यार करने वालों का दिन। इससे अच्छी तारीख कोई हो ही नहीं सकती। सच कहा था छाया ने, हमारी शादी की इससे अच्छी तारीख कोई हो ही नहीं सकती थी। इतना ही नहीं, हम अपनी शादी की यहीं लंदन में छोटी सी सेलिब्रेशन पार्टी भी रखेंगे। छाया अपनी दूसरी शादी के सपने भी सजाने लगी। सबसे पहले एक काम करते हैं, आज ही हम अपनी शादी के कार्ड भी प्रिंट होने के लिए देकर आते हैं। ठीक है। मैं भी तुरंत मार्केट जाने के लिए तैयार होने लगा।
मैं अद्भुत रोमांच से भरा हुआ था। छाया से दूसरी शादी वाकई बहुत थ्रिलिंग था। यही वो पल था जब कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आया। अब आप भी संभल कर बैठ जाइए, क्योंकि आगे जो कुछ हुआ उसने मेरी और छाया की जिंदगी में जबरदस्त भूकंप ला दिया। एकाएक बंगले की डोरबेल बजी। कोई आया था। कौन? ये मेरी समझ में नहीं आया। वृंदा उस समय घर पर नहीं थी। मैंने आगे बढ़कर बंगले का मेन डोर खोला। सामने एक बहुत यंग हैंडसम लड़का था, जिसके बाल कर्ली और लंबे लंबे थे। साइड लॉक काफी नीचे तक थे। आंखें भूरी थी। पहली नजर देखने पर वो राज कपूर फैमिली का चश्मो चिराग लगता था। खास तौर पर वो रणबीर कपूर से तो हद से ज्यादा मिलता था। आंखों का कलर बिल्कुल वही था। यस प्लीज, मिस्टर परिमल घोष। उसने बड़ी गहरी नजरों से मेरी तरफ देखा। यस, मैं रॉबिन सिंह, दिल्ली से। क्या क्यारा आई थी यहाँ? क्यारा? जैसे कोई बिजली मेरे दिल दिमाग पर गड़गड़ा कर गिरी, जैसे कोई बम फटा। उफ। छाया उस समय बंगले में ऊपर थी। डोरबेल की आवाज सुनकर वो भी जल्दी जल्दी सीढ़ियों से नीचे आ गई। क्यारा का नाम सुनकर वो भी चौंकी। वो दरवाजे से थोड़ा फासले पर आकर खड़ी हो गई। जी हाँ, रॉबिन बोला। वो आपकी वाइफ छाया की दोस्त थी। क्यारा और मेरी एंगेजमेंट हो चुकी है और नेक्स्ट मंथ 14 फेब को हमारी शादी भी है। लेकिन लंदन आने के बाद वो एकाएक गायब हो गई है। उसका फोन भी नहीं लग रहा है। उसने कहा था वो आपके पास आएगी, इसलिए मैं लंदन आने के बाद सबसे पहले आपसे मिलने आया हूं। क्यारा? मेरी आवाज जैसे हलक में ही फंस गई। जी हाँ। छाया के चेहरे की रंगत भी एकदम पीली सर्द पड़ गई। वो भी अपनी जगह पर सन्न खड़ी रह गई थी, स्तब्ध। रॉबिन का यूं अकस्मात आना हम दोनों को ही डरा देने के लिए पर्याप्त था। नहीं, मैंने जल्दी से संभल कर सफेद झूठ बोला। इस नाम की तो कोई लड़की मुझसे मिलने नहीं आई। शायद आप भूल गए हैं। रॉबिन नाम का वो लड़का बड़ी बेसब्री से बोला। ये देखिए, मेरे पास क्यारा का फोटो भी है। शायद उसका फोटो देखकर आपको कुछ याद आए। रॉबिन ने जल्दी से क्यारा का फोटो निकालकर मुझे दिखाया। क्यारा का वो फोटो रॉबिन के साथ था, जिसमें वो दोनों एक दूसरे को कसकर हक किए हुए थे और बेहद रोमांटिक मुद्रा में नजर आ रहे थे। पहचाना? रॉबिन बोला। शायद अभी पहचाना हो। नहीं। मैंने पुनः इनकार में गर्दन हिलाई। रॉबिन के चेहरे पर अब गहरी निराशा के बादल घेराए। उसकी आंखें भी भीग गई। मैं बड़ी उम्मीद से आपके पास आया था, रॉबिन रुआह से स्वर में बोला। हम दोनों बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे से। क्यारा तो शादी को लेकर बेहद उत्साहित थी। बहुत सपने बुन रखे थे उसने। शादी के बाद क्या क्या करना है, ये सारी प्लानिंग बना डाली थी। और अब एकाएक ही वो कहीं गायब हो गई है। ऐसा लगा जैसे रॉबिन क्यारा को याद करके अभी फूट फूट कर रो पड़ेगा। मैं सन्न रह गया। मेरी रॉबिन से आंख मिलाने तक की हिम्मत ना हुई। छाया दरवाजे के पीछे खड़ी अभी भी वो सब सुन रही थी, और वो इस समय मुझसे भी ज्यादा शॉक थी। आइए ना, मैंने थोड़ा हिम्मत जुटाकर रॉबिन से कहा। अंदर आओ। नहीं। रॉबिन ने अपनी आंखों में आंसू साफ किए। अभी मैं चलता हूँ, मुझे क्यारा को ढूंढना है। मैं क्यारा को लेने लंदन आया हूँ और उसे लेकर ही जाऊंगा। उसकी आवाज में गजब का कॉन्फिडेंस था। फिर रॉबिन ने बड़ी बेचैनी के साथ ही अपना विजिटिंग कार्ड निकाला और उसे मेरी तरफ बढ़ाया। ये मेरा कांटेक्ट नंबर है, रॉबिन बोला। अगर मेरी क्यारा के बारे में कैसी भी कोई इंफॉर्मेशन मिले तो मुझे फौरन इस नंबर पर सूचित करना। ठीक है। मैंने विजिटिंग कार्ड ले लिया। रॉबिन चला गया।